ज़ाहिर है कि आप हमारे इलस्ट्रेटर के क्लासेस से काफ़ी प्रभावित हुए होंगे और अगर नहीं हुए हैं तो हमारे इलस्ट्रेटर के क्लासेस को सीरियसली ज्वाइन कीजिए। अगर आप ज्वाइन करते हैं हमारे चैनल को और हमारे क्लासेस को तो आप बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे। तो मैं आज लॉन्च करने वाला हूं अपना दूसरा क्लासेस इलस्ट्रेटर की सेकेंड क्लासेस, जिसे आप काफ़ी डीपली में सीख पाएंगे और आशा है कि हमारे चैनल पे आप बने रहेंगे। इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि पिछले क्लास में आपने सीखा था, अब हम कंटिन्यू करते हैं उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए नए टूल्स की ओर। तो उसके लिए सबसे पहले फिर से मैं न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूं। यहाँ पे A4 साइज की डॉक्यूमेंट मैं ओपन करूंगा और ये हमारी डॉक्यूमेंट ओपन हो गई है। चलिए, डॉक्यूमेंट ओपन हो चुकी है। मैं ये अनवांटेड टैब्स बंद कर दिया हूँ। अभी ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे है, जैसी सेटिंग वर्कस्पेस की पिछले क्लासेस में थी वही है। अब हम यहाँ पे टूल्स पे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने छोड़ दिया था मैजिक पेन टूल। आज हम सीखेंगे कि मैजिक पेन टूल से काम कैसे किया जाता है। मैजिक बैंड एक ऐसा जादू की छड़ी है जिससे जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे सिमिलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि पहले मेरे को डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स लेता हूँ। यहाँ से मैंने फिल चूज किया है येलो, यानी कि जो बॉक्स बनेगा उसके इनसाइड में जो कलर होगा वो येलो कलर का होगा और उसके आउटलाइन में यानी स्ट्रोक में ये सियान कलर मैं लेता हूँ। स्ट्रोक की साइज में थोड़ी सी मोटी कर लेता हूँ और अब ये देखिए हमारा ये जो मैंने प्रॉपर्टी सेट किया है वो बन रहा है। आप जूम टूल लेंगे और एक बार क्लिक करेंगे ताकि आप उसे बड़े करके देख पाए आसानी से। तो मैंने कुछ इस कलर का बनाया है। अब मैं फिर से वही टूल लेता हूं और इस बार मैं डिफरेंट कलर का बनाऊंगा। तो मेरे पास अभी जो ड्राइंग हो रही है ये डिफरेंट कलर की हो रही है। इस बार फिर मैं दूसरी ऑब्जेक्ट को लेता हूं, पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन को मैं और भी डिफरेंट कलर में बनाता हूं। तो अभी मेरे पास मल्टीपल टाइप का ऑब्जेक्ट हो गया है। मैजिक बैंड का काम है सिमिलर प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करना। प्रॉपर्टी मीन्स हो गया, अगर मैं येलो कलर पे क्लिक करता हूं तो ये सारे येलो वाले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं ऑरेंज वाले पे क्लिक करता हूं तो सारे ऑरेंज सेलेक्ट हो जाएंगे। चाहे इसमें रेक्टेंगल भी ऑरेंज कलर का हो तो ये रेक्टेंगल मैं ऑरेंज कर देता हूं तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर इस पर क्लिक करूंगा तो पॉलीगॉन के साथ ये रेक्टेंगल भी सिलेक्ट होगा। क्यों? दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, यानी कि फील सेम है और स्ट्रोक सेम है। तो मैं मैजिक बैंड लेता हूं और इस पर क्लिक करता हूं। ये देखिए सारा ऑरेंज कलर एक साथ सेलेक्ट हो गया या सारा पिंक कलर एक साथ सेलेक्ट हो गया। एक बार सेलेक्ट होने के बाद आप इसे मूव कर सकते हैं। कीबोर्ड में एरो बटन दबाएं और इसे मूव करके चेक करें कि हाँ वही सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। येलो पे क्लिक करेंगे तो येलो पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा और फिर पॉलीगॉन पे क्लिक करेंगे तो पॉलीगॉन पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये काफी इजी वे में काम होता है। सिमिलर ऑब्जेक्ट जो प्रॉपर्टी वाइज सिमिलर हो उसे हम सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है लैसो टूल। लैसो टूल से इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को या इंडिविजुअल एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करता है। एंकर पॉइंट मैं किसे बोलता हूं, देखिए ये रेक्टेंगल मैंने सेलेक्ट किया है। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ता हूं तो इस कॉर्नर पे 4 पॉइंट नजर आ रहे होंगे। मैं इसे और भी जूम कर लेता हूं। इस तरह से मैं इसको जूम कर लिया और अभी यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, ये 4 पॉइंट सेलेक्ट है। अगर बीच में पकड़कर हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से मूव करेंगे, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर से पकड़ेंगे तो इंटायर ऑब्जेक्ट मूव होगा। यानी कि पहला वाला टूल से जैसे काम हो रहा है दूसरी वाली टूल से भी वैसा ही काम हो रहा है। यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं है अगर हम सेंटर में पकड़ते हैं। अंतर कब है? जब इस टूल से हम इसके एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं तो इस पॉइंट का इंडिविजुअल कॉर्नर हम चेंज कर सकते हैं या फिर हम इस पॉइंट को पकड़ के इसके डायरेक्शन को, इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं कि ये यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा लंबा चाहिए मेरे को, इसको इस डायरेक्शन में चेंज करना है, इसको इस डायरेक्शन में चेंज करना है। तो मैंने पॉलीगॉन को मॉडिफाई कर दिया है। अभी जो पॉलीगॉन है बिल्कुल पॉलीगॉन नहीं है, ये डिफरेंट टाइप का शेप बन गया है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप उसके एंकर पॉइंट को पकड़ेंगे और उसको रीएडजस्ट कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, इसका साइज, डायमेंशन वगैरह सारा कुछ।
तो अभी आप सीख लिए कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, या तो सेंटर में पकड़ के इंटायर पॉइंट को मूव कर लें, या फिर एक पॉइंट को पकड़ें और उसके साथ दूसरा पॉइंट भी पकड़ें। तो दो पॉइंट को एक साथ पकड़ने के लिए आपको मैंने बताया कि सिलेक्शन जब भी ऐड करते हैं तो मैं कीबोर्ड में शिफ्ट दबाता हूं, तो आप भी कीबोर्ड में शिफ्ट दबाएं एक हाथ से और माउस से मल्टीपल पॉइंट्स को ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर लें। तो इससे क्या होगा कि आप एक साथ ये 3 पॉइंट सेलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन ये वाला जो टूल है लैसो टूल, इससे फ्री हैंड में कीबोर्ड में माउस में ट्रैक करना है, कीबोर्ड में कोई बटन नहीं दबाना। इसे डायरेक्ट आप ऐसे दो ऑब्जेक्ट का ऊपर हम एक कवर कर लिए एरिया को, तो इस एरिया में जितने भी एंकर पॉइंट आ रहे हैं वो सारे का सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए ये पॉइंट ब्लू कलर का है, ये एंकर पॉइंट ब्लू कलर का, बाकी सारा व्हाइट है। व्हाइट मीन्स कि ये सेलेक्ट नहीं है और ब्लू वाला एक्टिव है, वो सेलेक्ट है। अब हम इसे मूव करके देख सकते हैं, कीबोर्ड में एरो बटन दबा के आप चेक कीजिए, या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर आप उसे पकड़ के मूव कीजिए। तो लैसो टूल का काम है किसी भी पर्टिकुलर एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करना, या फिर मैं पेज को छोटा करता हूँ। कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ मैं माइनस दबाऊंगा तो पेज छोटा होगा। पेज को जूम और जूम आउट कैसे करते हैं उसके लिए आपका एक शॉर्टकट है, कंट्रोल के साथ में हम लोग माइनस दबाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, जूम आउट, और फिर कंट्रोल के साथ में अगर हम प्लस दबाते हैं तो रिजल्ट आता है जूम इन, और फिर कंट्रोल के साथ में हम 0 दबाते हैं तो रिजल्ट आता है स्क्रीन में पेज फिट हो जाता है। ये कमांड आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि हर वक्त इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं कंट्रोल के साथ 0 दबाता हूँ, पूरा का पूरा विजिबल हो गया एक साथ में एरिया। अब मैं इसे जूम करता हूँ। आपने लैसो टूल बढ़िया से सीख लिया है। लैसो टूल से एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बार हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर ले इस तरह से घेर कर। अब ये सिलेक्शन के इनसाइड में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। मैं एरो टूल से मूव करके चेक करके दिखा देता हूँ। अगर मैंने 2 ऑब्जेक्ट पे टच किया सिलेक्शन को, तो इस सिलेक्शन के इनसाइड में जितने एंकर पॉइंट आ रहे हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट हो गए हैं। अब देखिए केवल वही एंकर पॉइंट मूव हो रहा है, 3 पॉइंट, जिसे हमने अभी अभी सेलेक्ट किया है। तो ये काफ़ी आसानी से लैसो टूल से पर्टिकुलर पार्ट और पर्टिकुलर एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पेन टूल। यहाँ पे देखिए हर टूल के साइड में एक छोटा सा एरो है। इट मीन्स कि उसके अंदर और भी टूल्स हैं। अगर मैं इस टूल को दबाए रखूँ तो इसके इनसाइड में जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी टूल है बाहर निकल जाता है, और साइड में एक बार है, अगर बार पे क्लिक कर दे तो ये पूरा का पूरा टूल बाहर निकल जाएगा इसके अंदर से, और यहाँ से आप डायरेक्टली दोनों टूल को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हमने सीखा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और लैसो टूल, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ में ग्रुप सिलेक्शन टूल भी है। ग्रुप सिलेक्शन टूल काफ़ी इजी है। देखिए क्या होता है, अगर मैं ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट को आपस में ग्रुप कर दूँ, ऐसे तीनों को सेलेक्ट करते हैं और उसके साथ में हम जाते हैं ऑब्जेक्ट मेनू में, और ऑब्जेक्ट मेनू में आप जाकर उसे ग्रुप कर दें। उसके लिए कमांड है Ctrl+G। तो जैसे ही मैं इसे ग्रुप करता हूँ, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को भी मूव करेंगे तो ये तीनों का तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव होगा। अब मुझे चाहिए कि नहीं, येलो की पोजीशन को मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा बॉटम लेफ्ट राइट जो भी करना है, स्केल करना है, तो केवल ये सेलेक्ट होगा तभी आप कर पाएंगे। तो ग्रुप में से किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के इनसाइड से दूसरी वाली टूल को हम सेलेक्ट करेंगे, जिसे बोलते हैं ग्रुप सिलेक्शन टूल। और ग्रुप सिलेक्शन टूल से हम किसी एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इस टूल के लिए कोई ऑब्जेक्ट ग्रुप नहीं होता, सारा अनग्रुप होता है। मतलब हम किसी को कभी भी पकड़ सकते हैं और उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम इस तरह से मॉडिफाई कर लिए। अब वापस हम नॉर्मल सिलेक्शन टूल पे आ जाते हैं। देखिए फिर से ये ग्रुप ही है, अनग्रुप तो नहीं हुआ है। लेकिन ये ग्रुप सिलेक्शन टूल और ये वाला सिलेक्शन टूल में काफ़ी अंतर है। पहली बात कि आप अगर नॉर्मल सिलेक्शन टूल लेते हैं तो कॉर्नर के नियर में माउस को ले जाने से आप रोटेट करने का साइन देख रहे होंगे, रोटेट कर सकते हैं। आप उसे स्केल कर सकते हैं, उसे केवल विड्थ में स्केल कर सकते हैं या केवल हाइट में कर सकते हैं।
कॉर्नर से करेंगे तो विड्थ और हाइट एक साथ बड़ा होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका जो विड्थ और हाइट का रेशियो है सेम मेंटेन हो, तो आप शिफ्ट दबा दें कीबोर्ड में और अब इसको स्केल करें तो ये रेशियो मेंटेन होकर स्केल होगा। तो ये सारा फीचर आपका सिलेक्शन टूल में है, लेकिन ग्रुप सिलेक्शन टूल में वैसा फीचर नहीं है। आप इसको सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं, ये रोटेट वोटेट नहीं होता है। तो आप केवल इसको मूव कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर इस टूल की कोई खास ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि मुझे उसे मूव करना है और रोटेट भी करना है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? नहीं होगा। तो ग्रुप सिलेक्शन टूल को आप छोड़ दें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को याद रखें और ये नॉर्मल सिलेक्शन टूल को याद रखें। अब ये ग्रुप ऑब्जेक्ट है, अगर हमें एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, स्केल करना है, कुछ भी करना है, तो उसे अनग्रुप करना होगा तभी हो पाएगा। लेकिन एक तरीका इलस्ट्रेटर में ये है कि ग्रुप ऑब्जेक्ट के इनसाइड में आप जा सकते हो। उसके लिए ग्रुप ऑब्जेक्ट के ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करते ही जो ग्रुप ऑब्जेक्ट है वो डीप दिखेगा, बाकी बाहर की सारी ऑब्जेक्ट जो है, ग्रुप के बाहर जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट हो जाएगा, डिम हो जाएगा। इट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट अब सेलेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि आप ग्रुप के इनसाइड में, आप यहाँ पे देखिए एक साइन आ गया है कि लेयर 1 के अंदर जो ग्रुप है उसके अंदर आप हैं, और इससे क्लिक करने से वापस आप बाहर निकल जाएंगे ग्रुप से। तो ग्रुप में इनसाइड होने के लिए मैं डबल क्लिक करूंगा, और ग्रुप से बाहर निकलने के लिए इस एरो पे क्लिक करेंगे, या फिर मैं बाहर एम्प्टी एरिया, खाली एरिया पे डबल क्लिक करूंगा, तो फिर मैं ग्रुप से बाहर निकल जाऊंगा। फिर से मैं ग्रुप के इनसाइड में जाता हूँ, इसे स्केल करता हूँ, इसे रोटेट करता हूँ, सारा कुछ मैं कर सकता हूँ डायरेक्टली, और इसकी सही पोजीशन पे मिल जाने पे फिर मैं इससे क्लिक करके बाहर निकल जाता हूँ। तो है ना आसान, किसी भी ग्रुप ऑब्जेक्ट को आप आसानी से एडिट कर सकते हैं, डबल क्लिक करके उसके इनसाइड में जा करके आप उसे एडिट कर लें। तो वापस आते हैं हम लोग पेन टूल पे। पेन टूल पे अगर मैं क्लिक किया हुआ रहूँगा तो इसमें 4 टूल्स हैं। चारों टूल को हम बारी बारी से सीखेंगे। उसके लिए हम इस लाइन पे क्लिक करेंगे। इस बार पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये चारों का चारों टूल बाहर निकल आएगा। तो पहला टूल है पेन टूल। पेन टूल से हम कुछ ड्राइंग करते हैं, पॉलीगॉन के जैसा चेक करते हैं। पहले मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो ये स्ट्रेट लाइन बनता चला जा रहा है, और इसमें फील और स्ट्रोक वही होगा जो लास्ट टाइम मैंने सेलेक्ट किया। मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये एडिटिंग खत्म नहीं हो रहा, देखिए मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूं तो ये वापस उसी पॉइंट से जुड़ रहा है, प्रीवियस वाले पॉइंट से। ये तब तक जुड़ता रहेगा जब तक इसको जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे क्लोज ना कर ले। अगर यहाँ पे क्लोज करेंगे तो ये ड्राइंग खत्म, अब आप न्यू ड्राइंग बना सकते हैं। तो इस तरह से क्लिक करता हुआ मैं यहाँ तक पहुँचा, और मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं इसको क्लोज ना करूं, बस ऐसा ही ओपन पाथ बनाना है, और यहाँ से आगे हमको बढ़ाना भी नहीं है। तो फिर कीबोर्ड में एस्केप बटन दबाएं, जिससे ये ड्राइंग यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ से कंटिन्यू नहीं होगा। आप फिर से न्यू ड्राइंग बना सकते हैं, या फिर इस ऑब्जेक्ट का फील को आप हटा दीजिए। ये केवल लाइन बनानी थी तो ये लाइन बन चुकी है। लेकिन इससे 2 तरह की ड्राइंग होगी। पहला आप सीख ले बढ़िया से, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे एंड करना है, ये क्लोज पाथ। या अगर मुझे वहाँ एंड नहीं करना है, इतना ही दूर पे मैं छोड़ दूँ, तो कीबोर्ड से एस्केप दबाएंगे तो ये लाइन ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप ड्राइंग कर सकते हैं। ये तो एक फीचर हुआ इसका। दूसरा फीचर ये है कि जब भी आप लाइन स्क्रॉल करने से देखिए पेज मूव हो रहा है, जब भी आप लाइन ड्राइंग करेंगे तो कहीं भी क्लिक करें, उसके बाद जब दूसरी जगह पे क्लिक करेंगे तो माउस के बटन को दबाइए, लेकिन छोड़िएगा मत, और इसे चारों तरफ घुमा के देखिए कि क्या होता है। लाइन में कर्व आ जाता है। जो गोल घुमी हुई लाइन है वो कर्व है, वो सेगमेंट में कर्व आ गया। पहले स्ट्रेट लाइन बन रहा था, इस बार वो कर्व में आ गया। तो कर्व अगर नीचे की ओर बनानी है तो आपको माउस ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना होगा, यानी ऊपर, और कर्व ऊपर बनाना है तो माउस को नीचे खींचेंगे, यानी कि हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में कर्व बनेगा, माउस के खींचने के ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब हम यहाँ पे कर्व बना लिए हैं, ये कर्व बन चुका है। अब देखिए इस पॉइंट से 2 लाइन निकला हुआ है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो टेंजेंट है वो टेंजेंट कर्व के डायरेक्शन को शो करता है। एक बार फिर से हम लाइन बनाएंगे। एक क्लिक किया, दूसरी क्लिक करने के बाद मैं माउस को खींचूंगा, या तो ऊपर खींचूंगा या नीचे खींचूंगा। अगर ज़्यादा मैं खींचा तो कर्व भी ज़्यादा बनेगा, और कम खींचा तो कर्व कम बनेगा। तो मैं ऊपर वाला कर्व चाहता हूँ, तो माउस को मैंने नीचे खींचा है
और इस तरह से एक ऊपर वाला कर्व बन गया है। दो टेंजेंट हमारे पास है, एक टेंजेंट पीछे की ओर गया, एक टेंजेंट उस डायरेक्शन में गया जहां तक मैंने अभी माउस से खींचा था। टेंजेंट लाइन के डायरेक्शन को कंट्रोल करता है और वो बताता है कि लाइन किस दिशा से होते हुए किस डायरेक्शन को फॉलो करेगी। तो अगर ये टेंजेंट जो है नीचे की ओर है, अगर मैं कहीं भी क्लिक करूं तो देखिए लाइन नीचे की ओर फॉलो हो रही है, टेंजेंट की ओर फॉलो कर रहा हो, फिर जाकर मेरे माउस के पास आ रहा है। मैं कहीं भी क्लिक करूं, पहले लाइन का कर्व का डायरेक्शन टेंजेंट की ओर झुका और फिर मेरे माउस के पॉइंट तक गया। यानी कि टेंजेंट भी बताता है कि लाइन का डायरेक्शन अगली बार जब होगा तो किस डायरेक्शन को फॉलो करेगा। तो ये वाला प्रीवियस वाला टेंजेंट है, प्रीवियस वाला टेंजेंट ऊपर है, तो यहाँ से जो लाइन निकली है वो देखिए उस ऊपर वाले डायरेक्शन को फॉलो कर रहा और उसके बाद धीरे 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 करके अपने पुराने वाले पॉइंट्स पे आके मिल गया। तो ये प्रीवियस वाला लाइन का डायरेक्शन को ये टेंजेंट शो कर रहा और ये टेंजेंट आने वाले लाइन के डायरेक्शन को शो कर रहा कि नीचे से आएगा। तो मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ तो टेंजेंट नीचे से आया, मैंने क्लिक करके छोड़ दिया और माउस को नहीं खींचा है। अगर आप माउस को ड्रैग नहीं करेंगे दबाकर तो कोई भी टेंजेंट नहीं निकलेगा, और जब टेंजेंट नहीं निकलेगा तो आपके पास अभी कुछ नहीं है यहाँ बताने को कि लाइन किस डायरेक्शन से आएगा। यानी कि लाइन का डायरेक्शन शो करने के लिए यहाँ पे टेंजेंट ही नहीं है, आप फ्री हैं, किसी भी डायरेक्शन से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कहीं भी देखिए माउस ले जा रहा हूँ, हर डायरेक्शन से लाइन आ रहा और लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है क्योंकि इसको कर्व करने वाला कोई टेंजेंट है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ सीधा तो स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन इस बार मैं फिर क्लिक करके और मैं माउस को खींचूंगा तो ऊपर खींचूंगा तो डायरेक्शन नीचे बनेगा कर्व, अगर मैं नीचे खींचता हूँ तो कर्व ऊपर बनेगा। तो मैंने माउस को ऊपर खींचा और इस वाले हाइट को मैं मेंटेन करूंगा, यही वाली कर्व को। तो मैं खींच के देखता हूँ कि कहाँ पे ले जाने से वो कर्व मेंटेन होता है जो प्रीवियस वाला। तो ये लगता है कि ये अभी सिमिलर टाइप का है, तो मैं ये कर्व मेंटेन कर लिया, जैसा ये कर्व वैसा ये कर्व। अब हमारे पास फिर से दो टेंजेंट है। ये प्रीवियस टेंजेंट बता रहा कि लाइन नीचे की ओर गई है और अपने पुराने पॉइंट पे जुड़ी है, और ये टेंजेंट बता रहा कि अभी जो भी लाइन आएगी वो टॉप से आएगी ऑलवेज। कहीं किधर भी डायरेक्शन में ले जाऊँ माउस को, कर्व हमेशा ऊपर से बनेगा क्योंकि टेंजेंट ऊपर की ओर गया है। लेकिन मेरे को फिर से नीचे से बनाना है यार, क्या बात हुई, हमेशा ऊपर से बनेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस टेंजेंट को ही हटा देता हूँ। तो इस पॉइंट पे एक बार फिर क्लिक करेंगे तो आपके आने वाले टेंजेंट को इसने गायब कर दिया है। यानी कि अब आप फ्री है, स्ट्रेट लाइन बनाना है बनाइए, या कर्व ऊपर से बनाना है नीचे से बनाना है, कहाँ से बनाना है आपके ऊपर है। तो अगर मैं टेंजेंट को हटा दूं तो मैं किसी भी डायरेक्शन में कर्व बना सकता हूँ। और अगर टेंजेंट अगर एक बार बन गया, जैसे कि एक बार टेंजेंट खींच लिया मैंने ऊपर की ओर, तो अगला कर्व हमेशा ऊपर से ही आएगा, नीचे से नहीं आएगा। अब मेरे को इस बार फिर से कर्व नीचे से चाहिए, तो मैं इस टेंजेंट को हटा देता हूँ। अब देखिए स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अब मैं दबाकर माउस को खींचूंगा, देखूंगा कि नीचे का कर्व किधर से बन रहा है। नीचे का कर्व लेने के लिए आपको माउस ऊपर ले जाना होगा, जाहिर सी बात है, अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना होता है। तो मैं माउस को ऊपर जैसे ही ले जाता हूँ तो कर्व नीचे से बनता है। तो ये बेसिक टेक्निक है पेन टूल की जिससे आप कर्व बनाते हैं। तो मैं फिर से एरो टूल लेता हूं और इस बार मैं सारे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूं। सेलेक्ट में जाएंगे, कंट्रोल ए पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, और एडिट में जाकर मैं क्लियर कर देता हूं। आप कीबोर्ड में डिलीट बटन भी दबाकर हटा सकते हैं। इस बार व्यू में मैं जाकर यहाँ पे गाइड ऑन करने वाला हूं। गाइड ऑन करने के लिए आप थोड़ी सी नीचे जाएं, गाइड में जाएं, और गाइड को हाइड करने का है। गाइड मेरे को नहीं चाहिए, इस बार मेरे को ग्रिड चाहिए। गाइड का और ग्रिड का मतलब क्या होता है चेक कीजिए। देखिए मैं अभी ग्रुप से बाहर निकल जाता हूँ। यहाँ पे मेरे को स्केल चाहिए। स्केल लाने के लिए आप प्रॉपर्टी बार में शो रूलर यहाँ पे शायद होगा, तो ये रहा रूलर मैंने ऑन कर लिया है। और रूलर को जब पकड़ कर खींचते हैं तो उससे गाइडलाइन निकल कर आती है। ये गाइडलाइन आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे आई है
और ये गाइड कर रही है आपको कि कोई ऑब्जेक्ट अगर आपको प्लेस करना है एक लाइन पे, तो ये आपको गाइड करेगी कि हाँ सही जगह पे आप प्लेस कीजिए तो एक सीध में आएगा। इस लाइन को अगर मैं खींचता हूँ स्केल को, ये वर्टिकल गाइड है, ये केवल रेफरेंस के लिए है। ये स्क्रीन में पेज में आपको दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये प्रिंट नहीं होने वाला। आप इसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे माउस को दबाकर खींचे और इसमें टच करने से ये सेलेक्ट होगा, आप उसे डिलीट कर दीजिए। मैं पेज का टॉप पार्ट को जूम करता हूँ और थोड़ी सी नीचे कर लेता हूँ। अब इस बार फिर से मैं एरो टूल लूँगा और यहाँ से देखिए ग्रिड एंड रूलर दोनों है। तो यहाँ पे मेरे को ग्रिड चाहिए, ग्रिड ऑन कर लिए, ग्रिड ऑफ कर लिए, रूलर ऑन कर लिए, रूलर ऑफ कर लिए। तो उसे मैं व्यू मेनू से भी कर सकता हूँ। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो ये प्रॉपर्टी बार आपको नहीं मिलने वाला है। उस कंडीशन में आप व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे शो ग्रिड है और इसे ऑन कर ले। कंट्रोल के साथ कोट मार्क दबाने से ये ऑन हो जाता है। ये ऑन हो गया है। इस ग्रिड की सहायता से कुछ हम लोग बेसिक शेप बनाने वाले हैं और इस बेसिक शेप को आपको भी ड्रॉ करना है। अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया से मेरी सॉफ्टवेयर को सीख पाएँ मेरे बताए गए तरीके से, तो यकीन मानिए ये सीखना काफ़ी आसान है अगर सही से आप प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप 2 दिन भी प्रैक्टिस करते हैं, 3 दिन भी करते हैं वीक में, तो काफ़ी है, आप आराम से कर सकते हैं। क्योंकि मेरी जो ट्यूटोरियल आएगी वो वीकली आएगी और आपको उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना है। तो मैंने पेन टूल लिया और इस बार मैं अम्ब्रेला बनाने वाला हूँ। इस बार पेज को हल्का सा मैं छोटा करूँगा ताकि ग्रिड और भी मुझे दिखाई दे छोटा छोटा। इस तरह से पेज को मैंने छोटा किया है। हाँ, ये साइज पे मैं रखूँगा और ये ग्रिड लाइन आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद दूसरी वाली पॉइंट पे क्लिक करके माउस को छोड़ेंगे नहीं क्योंकि मेरे को कर्व चाहिए। तो माउस को मैं नीचे खींचता हूँ थोड़ी सी 45 डिग्री के एंगल में, 75 डिग्री के एंगल में, और फिर इस टेंजेंट को मैं हटा दूंगा। हटाने के लिए इस पॉइंट पे दोबारा क्लिक करेंगे और फिर से मैं माउस को नीचे खींचता हूँ सेम एंगल में। आउटलाइन दिख नहीं रही है क्योंकि यहाँ आउटलाइन नन किया हुआ है। मैं इसे 1 पॉइंट का ले लेता हूँ ताकि आउटलाइन दिखाई दे और फिर से मैं टेंजेंट को हटा दिया और फिर से मैं सेम हाइट पे फिर से कर्व बना रहा हूँ। फिर से टेंजेंट को हटा दिया। यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट है, मुझे 5 पॉइंट चाहिए ऑड नंबर में, और मैंने फिर से कर्व बनाया और इस पॉइंट को हटा दिया। इस बार इस सेंटर पॉइंट पे मैं सीधा खींचने वाला हूँ बिल्कुल, लेकिन इस बार मैं इस पॉइंट को नहीं हटाऊंगा। इस टेंजेंट को हटाने से क्या होगा कि कर्व आपका फिर से तैयार करना होगा यहाँ पे दबा के, लेकिन ये डायरेक्शन सही शो कर रहा है। अगर कर्व अपना सही डायरेक्शन को शो कर रहा है कि आपकी छतरी परफेक्ट बन रही है, तो फिर ये कर्व के टेंजेंट को हटाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे इधर से लेफ्ट साइड से कर्व नहीं चाहिए, ऐसे घूम के कर्व नहीं चाहिए, मुझे ऐसे घूम के कर्व चाहिए टॉप में, तो मैं इसे हटा देता और इस तरह से ले लेता। मैं यहाँ पे अंडू करता हूँ और एक बार और अंडू करूँगा। ये कर्व के डायरेक्शन को परफेक्ट शो कर रहा है और यहाँ पे क्लिक करने से ये ज्वाइंट भी हो रहा है। देखिए माउस के जो पॉइंटर है पेन वाला, उसके नीचे देखिए क्या आता है, एक छोटा सा राउंड शेप। मतलब ये बताता है कि आपका जो शेप है ये क्लोज पाथ बनने वाला है। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको क्लोज पाथ बना लेता हूँ और इस बार इसमें फिल में कोई कलर डाल देता हूँ। तो ये हमारा अम्ब्रेला का शेप हो गया। अब मैं इसकी हैंडल बनाने वाला हूँ। हैंडल बनाने के लिए आप एक सेंटर से क्लिक करें और यहाँ क्लिक करें और एक इधर क्लिक करता हूँ, मैं सीधा खींचता हूँ और ये कर्व सही शो कर रहा है। इस टेंजेंट को मैं नहीं हटाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब मुझे लाइन ड्राइंग आगे नहीं करनी है तो आप कीबोर्ड में एस्केप बटन दबा दीजिए। फिल मुझे नहीं चाहिए, नो करेंगे, और स्ट्रोक चाहिए मुझे, जो कलर है ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा थिक कर लेता हूँ और इस स्ट्रोक को इस अम्ब्रेला के पीछे रखना है। इसे सेलेक्ट करेंगे, इसकी कलर को मैं ब्लैक कर दूँ, ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। इस अम्ब्रेला को सेलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट में जाकर इसे ऊपर लाना है। ऊपर लाने के लिए यहाँ पे कमांड है अरेंज, तो हम लोग अरेंज कमांड में जाएंगे और ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो बिल्कुल टॉप में आ जाएगा। अगर मैं इसे ब्रिंग टू
बैक करता हूँ तो नीचे चला जाता है। किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे लाने के लिए अरेंज कमांड है, आप इसे ऊपर ला सकते हैं। अब यहाँ पे अरेंज कमांड का मैं और भी एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अलग अलग सीक्वेंस में ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और सबकी कलर को मैं डिफरेंट कलर से रखूंगा। और एक मैंने ऐसा बॉक्स बनाया, तो एरो टूल लेके इसको बिल्कुल बॉटम में रखना है। यहाँ पे अरेंज में जाएंगे, सेंड टू बैक, मतलब कि 3 ऑब्जेक्ट है, या तो सबके पीछे चला गया या तो सबके ऊपर चला जाएगा, ब्रिंग टू फ्रंट। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये ब्लू के पीछे जाए या रेड के पीछे जाए, तो कैसा होगा? तो उसके लिए मुझे इसको एक एक स्टेप बैक भेजना होगा। तो यहाँ पे वही कमांड है, सेंड बैकवर्ड। बैकवर्ड से एक बार पीछे जाएगा, फिर उसके नीचे जो होगा उसके पीछे जाएगा, और ये सीक्वेंस को फॉलो करता है कि किस क्रम में आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, उसी क्रम में धीरे धीरे उसके एक एक के पीछे चला जाएगा। और ऊपर लाना है तो फॉरवर्ड करेंगे और उसी क्रम में ये धीरे धीरे एक एक के ऊपर चला आता है। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड कमांड आपको सीक्वेंस वाइज ऊपर नीचे ले जाने के लिए है, और सेंड टू बैक और सेंड टू ब्रिंग टू फ्रंट एक ही बार सबसे टॉप में या बॉटम में लाने के लिए। तो मैंने ये अम्ब्रेला बना लिया, इसे मैं साइड कर देता हूँ। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, आप ABCD लिखें या 1 2 3 4 लिखें। हिंदी का 1 2 3 4 आपको शायद नहीं पता हो, आप देख लेंगे। तो मैं हिंदी का 1 2 3 4 लिखने का कोशिश करता हूँ इस तरह से। और ये मैंने 1 लिखा है, एरो टूल लेंगे और फील को कर देंगे नन, और स्ट्रोक को लेंगे ब्लैक कलर का, और स्ट्रोक की साइज को मैं मोटा कर लेता हूँ। तो ये मैंने 1 लिखा है, उसी हिसाब से पेन टूल लें और फिर 2 लिखने का कोशिश करें। अगर आप 1 2 3 4 लिखना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे आइडिया होगा कि कहाँ पे क्लिक करने से किस डायरेक्शन में ये कर्व बनता है। मैं एस्केप दबाता हूँ क्योंकि मुझे लाइन कंटिन्यू नहीं करना है, तो एस्केप दबा दिए कीबोर्ड में। अब मुझे 3 लिखना है, ये हो गया 3, और उसी हिसाब से मैंने 4 लिखा। तो आप कोई भी शेप आप बना कर देखें कि आप बना पाते हैं कि नहीं। मैं कंट्रोल ही करके सभी को डिलीट कर देता हूँ। इस बार मैं एक डिफरेंट शेप बनाऊंगा, कुल्फी का शेप। वो कैसे बनेगा? तो आप इस पॉइंट पे क्लिक कीजिए, एक सेंटर पे क्लिक कीजिए, सेम डिस्टेंस इधर मेंटेन कीजिए और वापस ज्वाइंट कीजिए। लेकिन ज्वाइंट करने के बाद मैं अभी स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, कहीं भी क्लिक करके माउस को मैंने ड्रैग नहीं किया है, क्योंकि जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा वो लाइन में कर्व आ जाएगा। तो मैं ड्रैग नहीं किया हूँ अभी, लेकिन मुझे यहाँ पे कर्व चाहिए, मैं ड्रैग करूँगा। तो ज्वाइंट किया मैंने, क्लिक किया माउस को, छोड़ा नहीं हूँ। अब मैं इसे अलग अलग डायरेक्शन में मूव करके देखूंगा कि मेरे को कर्व नीचे से चाहिए या ऊपर से चाहिए। तो जिस डायरेक्शन में आपको कर्व चाहिए वैसा बनाकर आप छोड़ दें और इसमें कुल्फी वाले में कलर भर दें। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट बनाइए और डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाकर प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ डायरेक्शन क्या होना चाहिए और सही से कैसे बनता है। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैं पहले यहाँ पे हटा दूँ ग्रिड और ये हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। तो आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को लेके आइए, कोई इमेज, और उसे आप ट्रेस करके देखिए कि आप कर पाते हैं कि नहीं। उसके लिए मैं प्लेस करता हूँ। जैसे ही हम प्लेस करते हैं डाउनलोड में जाकर, ये हमारे पास 2-3 ऑब्जेक्ट हैं। मैं यहाँ से थंबनेल ऑन कर देता हूँ ताकि मैं देख पाऊँ कि मैं कौन सी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहा हूँ। तो मैंने इसे प्लेस करना चाहा। जैसे ही इसको प्लेस करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल ओरिजिनल। इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं और ये जैसा कलर का है वैसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम इसके ऊपर ब्लैक लाइन बनाएंगे तो आपको आपकी लाइन नहीं नजर आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि इसको इस तरह से प्लेस करें ताकि उसके ऊपर हमारी जो लाइन है वो बढ़िया से दिखे। तो मैं फिर से प्लेस करता हूँ, और बाहर से एक्सटर्नल इमेज लाने के लिए प्लेस कमांड का यूज करते हैं। हम इसे प्लेस करेंगे लेकिन एज ए टेम्पलेट प्लेस करेंगे। जैसे ही हम टेम्पलेट प्लेस करते हैं
तो ये ऑब्जेक्ट वॉश आउट होके आता है और ये आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको इसे एडिट करना है, मूव करना है, तो आपको लेयर में जाना होगा। तो लेयर में जाने के लिए आप विंडोज़ में जाकर लेयर पैनल खोल लीजिए। इस लेयर पैनल में देखिए ये टेम्पलेट वाली लेयर है और ये मेरी ड्राइंग वाली लेयर है जिसमें मैं अभी ड्रॉ करूँगा। तो ये टेम्पलेट लॉक किया हुआ है, अगर लॉक में हम हटा दें तो इसे मूव कर पाएंगे, इसे स्केल कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं इसे फिर से लॉक करता हूँ तो ये कुछ भी नहीं होगा, जिससे आपका कहीं गलती से ये मूव ना हो जाए, इसलिए लॉक होकर टेम्पलेट आता है। तो हम यहाँ लेयर 1 पे जाते हैं और अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग लेयर होते हैं। तो मैं लेयर 1 पे सेलेक्ट कर लिया हूँ, ये लॉक नहीं है। अभी इसमें मैं ड्राइंग करूँगा, तो मैंने इसे थोड़ा सा जूम किया और इससे फिर से पेन टूल लेंगे और कहीं भी क्लिक करेंगे, जहाँ भी कॉर्नर है वहाँ पे क्लिक करेंगे और कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद आप माउस को दूर ले जाएं और कहीं पे क्लिक करके इसे खींचे। देखिए कि कर्व कहाँ तक सही बनता है, ये परफेक्ट बन रहा है। मैं स्ट्रोक का साइज कम कर लेता हूँ 1 पॉइंट, और फील मुझे नहीं चाहिए, केवल स्ट्रोक ड्राइंग करना है। और ये जो डायरेक्शन है ये सही शो कर रहा है, लेकिन कर्व देखिए काफ़ी बड़ी बन जा रही है। तो मैं ये डायरेक्शन को हटा देता हूँ, यानी टेंजेंट को। और अब हम इसे अनडू कर लेते हैं, गलत हो गया। और अब हम इसे खींचते हैं और सही जगह पे आने पे छोड़ देते हैं। फिर इसे खींचते हैं और सही जगह आने पे छोड़ देते हैं। कंट्रोल प्लस दबाने से पेज बड़ा होगा। इसे हटा दिया मैंने टेंजेंट को, फिर टेंजेंट को हटा दिया और फिर से टेंजेंट को हटा दिया। जहाँ पे टेंजेंट नीचे से मेरे को कर्व नहीं चाहिए, उस टेंजेंट को हम हटाते चले जाएंगे और ये स्मॉल स्मॉल कर्व यहाँ पे बनाकर आगे बढ़ेंगे। तो मैं इस तरह से आगे बढ़ रहा हूँ। टेंजेंट जहाँ ज़रूरत नहीं है उसे आप हटा दीजिए और फिर इस टेंजेंट को मैं हटाता हूँ और यहाँ तक लेते हैं कर्व। ठीक है, इस टेंजेंट को हटाएंगे क्योंकि ये कर्व काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो छोटा कर्व मेरे को चाहिए यहाँ पे। फिर इस टेंजेंट को हटा देंगे, पेज को मूव करते चले जाइए और कर्व मेंटेन करते चले जाइए जहाँ तक आपसे सही बन पाए। शुरू शुरू में आपको काफ़ी दिक्कत होगी, कर्व बिल्कुल स्मूथ नहीं बनेगा आपका, थोड़ा सा रफ टाइप का होगा ड्राइंग। लेकिन आपको पता है प्रैक्टिस से ही सब कुछ सही हो सकता है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे कर्व पेन टूल पे उतना अच्छा आपका कमांड हो जाएगा और आप अच्छी ड्राइंग बना सकेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इंटरनेट से इस तरह का सैम्पल डाउनलोड करें और उसकी प्रैक्टिस करें बनाने का। अब देखिए काफ़ी बेहतरीन ड्राइंग हो चुका है। ये वेक्टर है और ये बिटमैप है। बिटमैप और वेक्टर क्या होता है इसे हम लोग जान लेते हैं। बिटमैप होता है इमेज फॉर्म, यानी कि अगर कोई इमेज है जो छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनी हुई है तो उसे बिटमैप बोलते हैं। अब मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें छोटे छोटे डॉट आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इमेज डॉट से मिलकर बना है। अगर मैं इसकी जगह पे कोई पिक्चर लेके आता हूँ, फोटोग्राफ, तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। और मैं ये फ़ोटो लेके आता हूँ, ये फ़ोटो प्लेस नहीं हो रही है, पता नहीं क्या रीज़न है। मैं इसे लेके आता हूँ, यहाँ पे जूम करते हैं। देखिए ये पिक्चर छोटा छोटा डॉट से मिलकर बना है। आप डॉट को देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन में डॉट है, वर्टिकल लाइन में डॉट है, और ये डॉट को बोलते हैं पिक्सल। तो ये जो पिक्सल है ये डिफरेंट डिफरेंट कलर का पिक्सल है और ये पिक्सल का एक ये होता है नंबर्स कि 1 स्क्वायर इंच में कितने पिक्सल हैं। अगर 1 स्क्वायर इंच में ज़्यादा पिक्सल होगा तो पिक्सल की साइज छोटी होगी, और 1 स्क्वायर इंच में कम पिक्सल होगा तो पिक्सल की साइज बड़ी होगी। अगर पिक्सल की साइज बड़ी है तो आप देख सकते हैं उसको, पिक्सल को आसानी से, जैसे अभी हम देख पा रहे हैं।
और पिक्सल की साइज काफ़ी छोटी हो जाए तो आप देख ही नहीं पाएंगे। जैसे कि मैं इसे छोटा कर देता हूँ इस तरह से कंट्रोल माइनस दबाकर, तो अभी आपको पिक्सल नहीं दिख रहा क्योंकि पिक्सल काफ़ी छोटा छोटा है। ठीक है, तो पिक्सल का साइज छोटा और बड़ा होने को हम लोग बोलते हैं डीपीआई। डीपीआई का मतलब होता है कि आपके एक स्क्वायर में कितना पिक्सल है। अगर ये पिक्सल बहुत ज़्यादा हुआ तो डीपीआई का फुल फॉर्म होता है कि डॉट पर इंच, यानी कि एक स्क्वायर इंच में कितना डॉट है। अगर 300 डॉट है तो जितना भी प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इमेज यूज होता है वो बेसिक स्टैंडर्ड होता है 300 डॉट एक स्क्वायर इंच में, उसे बोलते हैं 300 डीपीआई। तो ये बेसिक है प्रॉपर्टी बिटमैप का। लेकिन वेक्टर में डॉट नहीं होता है। वेक्टर को हम लोग कितना भी जूम कर ले, वेक्टर आपका डॉट से बना हुआ नहीं दिखेगा, बिल्कुल स्मूथ होगा और कहीं से फटा हुआ नजर नहीं आएगा आपको। तो ये वेक्टर है, जितना भी बड़ा कर रहे हैं बिल्कुल उसी क्वालिटी का है। इसका क्वालिटी कभी भी लूज नहीं होता है। वेक्टर हमेशा बेस्ट क्वालिटी का होता है। आप उसको स्केल करके कितना भी बड़ा कर ले इमेज को, इसकी क्वालिटी कभी लूज नहीं होगी, लेकिन इसकी क्वालिटी लूज हो जाएगी क्योंकि ये बिटमैप है। अब मैं बिटमैप को हटाना चाहता हूँ। विंडोज़ में जाकर मैं यहाँ पे वापस से लेयर में जाऊँगा और ये जो टेम्पलेट है इसको सेलेक्ट करके ये डस्टबिन वाले बटन को दबा देता हूँ, तो वो टेम्पलेट लेयर डिलीट हो जाता है और हमारे पास एक फाइनल शेप में ये सील बोलते हैं ये है। ठीक है, तो आप इस तरह से ड्राइंग करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे पेन टूल के अदर प्रॉपर्टी को, और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।